गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 10th का बायोलॉजी एक बार मैं फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। अभी तक आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा, जैव प्रक्रम फर्स्ट में पोषण पढ़ा, आप पोषण में अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसमें पोषण के प्रकार और अमीबा में पोषण आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भोजन की आवश्यकता वगैरह ये भी जान चुके हैं पिछले वीडियो में। अब की हम मनुष्य में पोषण शुरू करेंगे। देखिए, जो आपके सिलेबस में है उसमें अमीबा में पोषण के पश्चात मनुष्य में पोषण पढ़ना, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। बात करते हैं मनुष्य जो इस संसार का बुद्धिमान प्राणी है, और मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य पोषण की किस दशा में आता है। मनुष्य विषम पोषी प्राणी में आता है। विषम पोषी में हम बात करें तो उसमें ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि पोषण के लिए दूसरे जंतुओं और पौधों पर निर्भर रहता है। इसमें विषम पोषी में इसमें सर्वाहारी प्रकृति है, यानी यह मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, यानी जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और पादपों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे कि यह मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। मनुष्य संकार्डेटा का प्राणी है जो स्तनधारी वर्ग में आता है, और यह विकसित प्राणी है, इसीलिए इसमें जटिल पाचन तंत्र पाया जाता है। इसमें पोषण प्रक्रिया के लिए कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी जटिल पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र क्या है? मनुष्य के शरीर में पाचन अंगों का एक समूह होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। उसी समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। सभी प्राणियों में जो बहुकोशिकीय और विकसित है थोड़े बहुत, उन सभी में पाचन तंत्र छोटा या बड़ा पाया जाता है, परंतु मनुष्य में बृहद पाचन तंत्र यानी बड़ा पाचन तंत्र होता है और जटिल एवं सुविकसित पाचन तंत्र होता है, क्योंकि मनुष्य का पाचन तंत्र अनेक अंगों से मिलकर के बना होता है। अब देखिए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। अगर हम पाचन तंत्र की परिभाषा बतानी होगी हमें, तो क्या कहेंगे? लिखेंगे, उन पाचक अंगों का समूह है जो मनुष्य में भोजन पचाने का कार्य करते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। यानी पाचन अंगों का ऐसा समूह है जो मनुष्य में भोजन को पचाने का, मनुष्य के शरीर के भीतर भोजन को पाचन का कार्य करते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। देखिए, पाचन तंत्र के हम अब आगे बढ़ेंगे उसके प्रकार के बारे में, और आपको पाचन तंत्र के भाग बताएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मानव का जो पाचन तंत्र है उसे दो भागों में बांट दिया गया है, एक पाचन अंग और एक पाचन ग्रंथि। पाचन अंगों का जो समूह है उसे हम आहार नाल कहते हैं। मानव आहार नाल लगभग 35 फीट लंबी होती है, जो मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैली होती है। अगर हम देखें तो इस लगभग 8 से
10 मीटर तक आहार नाल लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से लेकर के एनस यानी गुदा द्वार तक फैली होती है। इसी आहार नाल में पाचन अंग को समाहित किया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया कि मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैली होती है। तो सबसे पहला अंग है मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। इनके अनेक और भी अंग हैं, इसके पार्ट्स भी हैं, जैसे छोटी आंत के पार्ट है, ग्राणी है, तो उसकी चर्चा हम जब उसे पढ़ेंगे तो करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रमशः एक एक पाचन अंगों के बारे में जानकारी लेंगे। अब हम एक नजर डालते हैं पाचन ग्रंथियों के संबंध में। मानव शरीर में पाचन अंगों के लिए पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनकी सहायता के लिए पाचन अंगों की सहायता करती हैं पाचन ग्रंथियां। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स के पाचन ग्रंथियां स्वयं पाचन नहीं करती, अपितु पाचन अंगों की पाचन क्रिया में सहायता करती है। ध्यान दीजिएगा, पाचन अंगों में ही पाचन की क्रिया संपन्न होती है, परंतु उस पाचन की क्रिया को संपन्न करने के लिए पाचन ग्रंथियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाचन ग्रंथियां यदि ना होती तो पाचन अंग उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से बिना पेड़ के कोई बाग हो या कोई वन, अर्थात पाचन अंगों के बिना पाचन ग्रंथियां बेकार है और पाचन ग्रंथियों के बिना पाचन अंग बेकार। पाचन ग्रंथियां हमने कहा कि इनमें पाचन क्रिया तो नहीं होती, लेकिन पाचन अंगों में होने वाली पाचन क्रिया में सहायता करती हैं। वो किस प्रकार से सहायता करती हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एंजाइमों का स्रावन करती है, पाचक एंजाइमों का, डाइजेस्टिव एंजाइमों का स्रावन करती हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम पाचक अंगों में उपस्थित भोजन में जाकर के मिल जाते हैं और पाचन क्रिया को संपन्न कराते हैं। यानी पाचक एंजाइमों का स्रावन करने के लिए पाचन ग्रंथियां बनी होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाचन ग्रंथियां का क्या कार्य है, पाचक एंजाइमों को स्रावित करना और पाचन अंगों में हो रहे पाचन क्रिया को बढ़ाना और पाचन में सहायता करना। अब हम बात करेंगे पाचन कहते किसे हैं। What is a digestion? यानी पाचन क्या है। पाचन क्रिया है क्या, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वह है क्या। देखिए, मनुष्य जो कुछ भी भोजन ग्रहण करता है वह या तो ठोस रूप में होता है या तो द्रव रूप में होता है, या तो घुलनशील होता है या तो अघुलनशील होता है, या तो जटिल होता है या तो सरल। पाचन क्रिया में क्या किया जाता है, बड़ी आसान से इसकी परिभाषा है। देखिएगा, भोजन के रूप में हम किन पदार्थों को ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में हम 99% कार्बनिक पदार्थों को ही ग्रहण लगभग करते हैं। अब देखिए, पाचन है क्या, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जटिल से सरल
देखिए, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जटिल से सरल, अघुलनशील से घुलनशील अवस्था में बदल जाना ही पाचन कहलाता है। यानी पाचन क्या प्रोसेस है? पाचन ऐसी प्रोसेस है जिसमें, ध्यान से देखिएगा, जटिल से किस अवस्था में बदलना है? उसे सरल, अघुलनशील से घुलनशील। यही पाचन। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह जटिल माध्यम में होता है। जटिल यानी कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया, और अघुलनशील से इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया, तो वह क्या हो गया? डाइजेशन हो गया, यानी पाचन हो गया। इसी कार्य को करने में हमारे पाचन तंत्र कार्य करते हैं। यानी पाचन तंत्र किस काम को करते हैं? भोजन को जटिल से सरल अवस्था में तथा घुलनशील से घुलनशील अवस्था में बदलने का कार्य करते हैं। यही इसी काम में हमारे सभी पाचन अंग जिसकी हमने चर्चा की सब लगे होते हैं, और पाचन ग्रंथियां जिसकी हमने चर्चा की वो भी यही काम करती हैं, जटिल से सरल में, अघुलनशील से घुलनशील में कन्वर्ट करती हैं। जब यही काम नहीं होता है तो हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र वीक होने के कारण, कमजोर होने के कारण यही पाचन क्रिया में बाधा पहुंचती है, जिसके कारण अनेक उदर रोग उत्पन्न होते हैं, यानी पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब हम सबसे पहले पाचन अंगों का पहला अंग पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारे पाचन अंग हैं उनमें सबसे प्रथम अंग यानी भोजन का प्रवेश द्वार मुख गुहा, यानी भोजन हम सबसे पहले कहां ले जाते हैं? मुख गुहा में ले जाते हैं, और मुख गुहा से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भोजन पेट में जाएगा तभी पचेगा, नहीं, मुख गुहा से ही पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। जब मुख गुहा में भोजन जाता है तो भोजन का सामना सबसे पहले दांतों से होता है, यानी मुख गुहा में सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य हमारे दांत करते हैं, यानी टीथ करते हैं। दांत क्या है? दांत वे अंग हैं जो भोजन को बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, ताकि अंदर भोजन के सरकने में और अंदर जाने में आसानी। यानी दांत वे हथियार हैं, ये समझ लीजिए, जो हमारे भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। अब मनुष्य में दांतों की चर्चा करते हैं। मनुष्य में दांत वयस्क अवस्था में 32 होते हैं, 32, लेकिन बाल्यावस्था में 32 नहीं होते। बाल्यावस्था में खाली 20 होते हैं, ये वयस्क अवस्था है। और ये बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में दांतों की संख्या 20 होती है, लेकिन जब बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है, वयस्कावस्था आ जाती है, उस समय दांतों की संख्या 32 हो जाती है। अब देखिए, बाल्यावस्था में दांतों की संख्या 20 होती है, जो एक बार टूट जाती है। यानी दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार निकलती है, एक उसके बाल्यकाल में और एक उसके वयस्क काल में। यानी इसी प्रकार से मनुष्य को 2 बार दंती प्राणी कहा गया है। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मनुष्य को दांतों की संख्या के आधार पर, दांतों के उद्भवन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य को
जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। इसी कारण से मनुष्य को द्विबार दंती प्राणी कहा गया, क्योंकि उसके जीवन काल में 2 बार दांत निकलते। अब ध्यान से देखिएगा आगे, एक उसके शिशु काल में जब दांतों की संख्या 20 होती है और एक उसके वयस्क काल में जब दांतों की संख्या 32 होती है। शिशु काल के जब दांत टूट जाते हैं तब वयस्क काल के दांत निकलते हैं। अब हम दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम दांतों के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। दांत मनुष्य में दांतों की बनावट अर्थात उनकी संरचना के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर मनुष्य के दांतों को 4 भागों में बांट दिया गया है। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक को अंग्रेजी में इंसाइजर कहते हैं, रदनक को कैनाइन्स कहते हैं, अग्रचर्वणक को प्रीमोलर, चर्वणक को मोलर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कृंतक को आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर्स को एम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जो आपके मुख गुहा जो जबड़े उनमें दांत स्थित होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? वो मनुष्य का जबड़ा है, जिसमें दांत स्थित होते हैं। इससे ज्यादा कठोर मनुष्य के शरीर में और कोई अंग नहीं। अब हम जो आपके जबड़ों में ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों तरफ दांत पाए जाते हैं। अब उन दांतों को 4 भागों में बांट दिया गया है और बराबर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। जैसे वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, तो 16 दांत ऊपरी जबड़े में होंगे और 16 दांत निचले जबड़े में। अब उनकी संरचना और कार्य अलग होते हैं, उसी आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया। अब हम इन 16 जो 32 दांत हैं ऊपरी और निचले जबड़े में, इन्हें हम कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन कृंतक है, कौन रदनक है, कौन अग्रचर्वणक है, कौन चर्वणक है? इसके लिए एक डेंटल फार्मूला इजाद किया गया है, यानी दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या है? दंत सूत्र से हमें पता लगता है कि हमारे ऊपरी और निचले जबड़े में इंसाइजर यानी कृंतक कितने हैं, कैनाइन यानी रदनक कितने हैं, प्रीमोलर्स यानी अग्रचर्वणक कितने हैं, मोलर्स यानी चर्वणक कितने हैं। अब हम एक एक करके इस फार्मूला के आधार पर, फार्मूला के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा इन सबकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंसाइजर 2 और 2 नीचे। इसका अर्थ है कि इंसाइजर 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में है, 2 जोड़ी निचले जबड़े में। ध्यान से समझिएगा, ये संख्या जबड़े में जो लिखी गई है, इस दंत सूत्र में जो संख्या लिखी गई है, ये जोड़ी में लिखी गई, पेयर्स में लिखी गई है। इंसाइजर के आगे लिखा है 2/2, यानी 2 जोड़ी ऊपर है इंसाइजर, 2 जोड़ी नीचे इंसाइजर। 2 जोड़ी का अर्थ हुआ 4, यानी 4 इंसाइजर ऊपर है, यानी इंसाइजर का मतलब कृंतक, और 4 इंसाइजर नीचे। अब इंसाइजर की संख्या कितनी हो गई? 4 ऊपर 4 नीचे बराबर 8, यानी मनुष्य में कृंतक की संख्या कितनी है? कृंतक दांतों की संख्या 8। फिर है कैनाइन। कैनाइन एक जोड़ी ऊपरी जबड़े में है, एक जोड़ी निचले जबड़े में है, यानी 2 ऊपर है और 2 नीचे। 2 और 2 4, यानी कैनाइन कितने हो गए? 4। प्रीमोलर्स यानी अग्रचर्वणक 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में है, 2 जोड़ी निचले, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या हो गई 8।
3 जोड़ी ऊपर है, 3 जोड़ी नीचे, यानी 3 पेयर ऊपर है, यानी 9 ऊपर है, सॉरी 6 ऊपर है और 6 नीचे, यानी 12। मोलर्स यानी चमड़क की संख्या 12। अब आप जोड़ेंगे तो पाएंगे 8 4 12, 12 8 20 और 20 12 32। इस प्रकार से टोटल वयस्क में दांतों की संख्या 32 है, जिसका विभाजन इस प्रकार से है: कृंतक 8, रत्नक 4, अग्रचमड़क 8 और चमड़क 12। अब दंत सूत्र याद करने में बड़ी कठिनाई होती है स्टूडेंट्स को, तो हम इसे याद करने का एक सरल तरीका आपको बताते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र जो है वो कैसे लिखा जाए, बिल्कुल एक लाइन में और सरल तरीके से। आप एक गिनती याद रखेंगे, उस गिनती का नाम है 21 23। उस गिनती का नाम है 21 23। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना, खाली आपको याद करना है 21 23। सबके नीचे बटा लगाएंगे और नीचे भी 21 23 लिख देंगे। अब दांतों के जो चारों प्रकार हैं उसे क्रम से लिख देंगे। पहले है इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स। इस प्रकार से आपका दंत सूत्र बन गया। इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में हम दांतों के जो प्रकार आप पढ़े हैं इनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।